मैं पहाड़ चला गया पिथौरागढ़, और मैं सन 75 में उसको वो लोई दी, तो मुझे ओढ़ने के लिए दी ना 20 साल बाद। तो मैं देख रहा उस लोई को, तो हंस रहा, कहने लगा क्या देख रहे हो, तुम्हारे ही घर की है। मैंने कहा यार ये ऐसी है, इतने दिन अगर रोज इस्तेमाल करते हैं कि ऐसी की ऐसी है, टिकाऊ बहुत थी। मेरा नाम कंवरपाल है। मेरे पिताजी का नाम हरचंद और हमारे दादाजी हरकेश। और हमारे हरकेश दादाजी से हम जानते हैं, वो बुनाई का काम करते थे पहले से। वो पहले एक कारगा होती थी जो धरती में बैठ के बुनते, उसमें खेस दुतई और मोटे वाले कंबल जो मिलिट्री में चलते थे पहले, वो वाले कंबल बनाते थे 2 पार्ट में, बीच में इनमें सिलाई करके जोड़ दिया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे जैसा हमारा काम आगे बढ़ते गए, और वे जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार में वो कंबल बेचने के लिए आते थे लोहड़ी पर, सारा बनाते थे पहले वो, और लोहड़ी तक इकट्ठा करते रहते थे, और वो लोहड़ी पर सारा माल उनका बिक जाता था। इसके बाद फिर ये जो ना धागे का काम, पहले तो सारा चरखे पे ही बनता था धागा, वो मोटे वाला भेड़ की ऊन का, भेड़ काट की ऊन होती ना, उसे काटते थे चरखे पे, और काटने के बाद फिर उसके कंबल बनते थे। और अब क्या हुआ, वो ऊन जो है ना पानीपत जाने लगी। पानीपत जाने के बाद वहाँ मशीनें लगी हुई थी, मशीनों से बड़ी का धागा बनाया गया उसका। बड़ी का धागा बनाने के बाद फिर ये जो हैंडलूम है ये वाली, इस वाली पे तैयार करा गया वो क्या ना, वो लोई कंबल टाइप ही। पहले मोटा होता था, थोड़ा बारीक हो गया। उसके बाद तो काफ़ी दिनों बहुत काम चला, इतना काम चला कि रात दिन बच्चे हो बड़े हो बुढ़े हो सब काम में लगे रहते थे, क्योंकि हाथों से तो इसकी बनाई होती थी और पैर से उसकी घुलाई होती थी। तो रात दिन पैर भी बल्कि छिल जाते थे काम करते करते। जब पानी और साबुन और सरफ लगाते थे तो में जख्म भी हो जाते थे। तो इतना काम चला के बाहर से इधर नेपाल वगैरह से बहुत कस्टमर आते थे, और वो सारा माल बिक जाता था। हमारे पिताजी बताते थे कि हम ये काम करते हैं, और उन्होंने हमारे बड़ों ने हमको भी सिखाया है, फिर हमारे पिताजी ने हमको सिखाया है। उन्हें किसने सिखाया? उनके पिताजी ने सिखाया था। तो उसके मतलब उनके पिताजी ने ये शुरू किया? हाँ, बहुत पहला काम चला है। हमारे पिताजी कम से कम 95-100 साल के होकर मरे हैं, और मेरी एज भी 72 साल हो गई। तो हम अब भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब ज़रा बदलाव होता जा रहा है। पहले काले कंबल बनाते थे जो खच्चरों के ऊपर डालते थे पहाड़ में, इधर डिमांड होती थी इसकी, और वो बरसात में ओढ़ते थे, उसे चोटी बनाते थे उसकी, पानी उसके अंदर नहीं घुसता था। और सबसे पहले कैसे मतलब भेड़ कैसे होता था, मतलब ऊन कहाँ से आती थी क्या? ऊन तो ये भेड़ रखते थे ना लोग बाग जी, उनकी ऊन इकट्ठी करते थे हम, और चरखे से कटवाते थे ऐसा ऊन, जैसे पिनवा ली ना उसके अंदर मशीन ये रजाई भरने की जो मशीनें हैं, यही ऊन पीनती थी, गांव में भी लगी थी हमारे गांव में, तो उसी में पिनवाते थे। पिनवा के उसका फिर वो धागा बनवाते थे चरखे से। औरतें सब काटती थी, अब कोई काटती नहीं है, अब तो मशीन काटती है। अब कोई मतलब पहले चरखे से काटती थी, और उसे फिर इकट्ठा करके उस पर एक चरखी होती थी, उसके ऊपर टेरते थे, फिर उसका ताना बनाते थे लंबा चल कर गाड़ कर। आपको वो नज़ारा दिखाता तो, लेकिन उसमें तो कोई पीस कहीं पड़ा होगा किसी के पास उस राज के ना, वो सब दिखाई देता। कैसे करते थे? अच्छा, गड्ढे वाला वो आपने देखा ही, बुनते थे गड्ढे में ही बैठकर। बुनाई हमारी गड्ढे की थी, 4 पट्टी 5 पट्टी के कंबल बनाते थे, बहुत धाकड़ तकड़े होते थे वो कंबल। हाँ, बहुत लंबे पैरों से मारते थे उसको, पैरों से ऐसे ऐसे करके मसलते थे।
उसकी मतलब गुलाई करते थे। जब नए जमाना आता जा रहा फैशन में, अब थोड़ा बदलाव, ये लोई बनानी शुरू करी। अब लोई भी चलो ठीक ही है, लेकिन इसमें बदलाव की ज़रूरत है, इसमें भी डिजाइन फैशन में और फैशन बढ़ता जा रहा। ये हमारा खानदानी काम था। पहले हम जो भेड़ की ऊन से उसकी कताई कर गए, उसके बाद कंबल बनाते थे, जिसकी मंडी जो उत्तराखंड में ही टनकपुर साइड थी। जो हमने अपने पुश्तैनी के साथ में काम, अपने परिवार पिताजी के साथ में काम किया। उसी काम को देखते देखते फिर हमने ये हैंडलूम पे आ गए। हैंडलूम पे भी हमने काम किया, लोई बनाना, दरी बनाना, बेडशीट बनाना, तौलिया बनाना, ये सब हमने काम किया। अभी क्या हुआ, कुछ बीच में एनजीओ आ गए। एनजीओ के माध्यम से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। उसे ग्रुप बनाने के बाद हमने ट्रेनिंगें ली। फिर नाबार्ड बैंक आ गया बीच में, उन्होंने भी हमें ट्रेनिंग दी। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद में हमने काम सीखा, बहुत अच्छे काम सीखे। मिलिट्री कंबल भी बनाया, दरी भी बनाई, बेडशीट भी बनाई, कुशन भी बनाए। उसके बाद हमारा ये तौलिया भी बनाया, और ये हमारा ये लोई और डस्टर ये सब बनाए। उसके बाद में हमारा जो सबसे मेन समस्या आ गई पैसे की। हमें सबसे पहले पैसा, ट्रेनिंग तो मिली, काम तो सीखा, लेकिन काम करने के लिए हमें पैसा नहीं मिल पाया। ना तो कोई बैंक देने को तैयार है। बैंक देगा तो उसमें वो रिश्वत मांगता है, कई कई महीने लगा देता है। हमारा जो ये काम होता है उसके लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही, ये वाली दिक्कत है। अभी हमने सारे काम सीखा, देखो रूम हमारे सारे खाली पड़े हैं कि पैसा ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत, हमारा माल जाता है, 4 धाम यात्रा जाता है, पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, हिमाचल जाता है, जम्मू कश्मीर जाता है, नेपाल जाता है, और ये हमारा मध्य प्रदेश जाता है, उत्तराखंड में धारचूला साइड में कुमाऊं में जाता है। और ये हमारा जो ये हमारे कुछ लोग फेरी करते हैं, अपनी फेरी का काम करते हैं, फेरी में भी लेके जाके बेचते हैं, और थोक के ऑर्डर भी आ जाते हैं। तो फेरी वाले के बारे में थोड़ा बताइए। फेरी वाले का ऐसा होता है ना, जैसे हमने माल दे दिया फेरी वाले को, फेरी वाले लेके गांव गांव जाके फेरी करते हैं, वो बेच के आते हैं उसको। उसके बाद बेचने के बाद फिर आते हैं, लेकिन उनको इतना माल नहीं मिल पाता कि थोड़ा थोड़ा माल लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पूंजी ही नहीं है। पूंजी हो तो थोड़ा स्टॉक बढ़ाए, तो स्टॉक बढ़ाने के बाद फेरी वालों को भी ज़्यादा लाभ मिले, तो जल्द जल्द वापसी आना पड़ता है उन्हें भी। अब भेड़ें पालनी भी बंद करे यहाँ, उससे भी फर्क पड़ा बहुत ज़्यादा। अब जा भेड़ें भी बहुत कम हो गई इधर बकरी का चलन ज़्यादा हो गया। अब ऊन नहीं मिलती थी, हम मारे फिरते थे साइकिल पर, बोरी रखी और ऊन गांव गांव में पूछते थे जाकर। तो किसी का मिल गई, नहीं तो लोग, पहले ऊन की ज़्यादा डिमांड थी। पानीपत में तो उठा लेते थे, पानीपत वाले इकट्ठी कर लेते थे, हमारा नंबर भी नहीं आया हुआ था। अतः अब फिर हमने पानीपत से लानी शुरू कर दी। वहाँ मशीन भी थी, वो पीन के देते थे। फिर उसका हमका धागा बनवाते थे, यहाँ गाँव में लाते ना था। तो इस तरीके से काम किया हमने अपनी ज़िंदगी में। और अभी अभी जो कुछ समय पहले आपने बताया था कि जी। कुछ समय पहले ये काम बहुत अच्छे से चलता था, लोग बहुत पैसा कमाते थे। उस समय एक समय ऐसा आया बीच में जी, हमने शुरू करी खड्डी लगानी। तो नेपाल से भी आपका धारचूला, पिथौरागढ़, इधर बागेश्वर वगैरह सभी पहाड़ के भी आदमी ले गए, हमारे लोई पसंद आई और बनाते अच्छी थी। अब मशीन में धुलाई होती है, जरा इसमें बढ़िया, वो मतलब इसका रुआं उठ जाता है। पहले रुआं नहीं उठता था, पैरों से मारते थे इसको, ईंटों के ऊपर पैरों से मारते थे। मेहनत बहुत थी पहला। अच्छा, जो हमने लोई दी किसी को उस समय सन 75 में हमने जो लोई दे रखी, अब भी वैसी की वैसी पहाड़ में मिलती है, हमें दिखाई देती है किसी किसी के पास में। क्यों? उसको ताकतवर बनती है, उसे पीटते थे और उसको पैरों से मारते थे, छिटाई भी करते थे उसकी और पैरों से मारते थे। अच्छा, अब वो
वो ज़माना मेहनत का चला गया। अब क्या काम करते हैं, मशीन में, वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, इसका रुआं उठता है और कुछ नहीं, और वो आदमी के ऊपर भी लगता है। पहले नहीं लगता था रुआं इसका जरा सा भी। वो छिताई पिटाई करने से और पैरों से मारने से ही बढ़िया होता था। थोड़ी देर पैरों से मार डाल, फिर ईंटों की में पिटाई करी उसकी, ऐसा बनता था बड़ा तगड़ा मजबूत। और वो चलते थे बहुत बहुत सालों तक, बहुत सालों तक टिकते थे ये, टिकाऊ बहुत थी। और अब जो ऊन आती है वो बनती कैसे है? अब ऊन जो आती है, अब ऊन तो नहीं, अब धागा पानीपत बनता है जी। इतना धागा नहीं बना सकते चरखे से। पहले 1 पाव आधी किलो धागा जो मेहनत करेगी औरतें, मतलब आधी किलो धागा काटती थी। अब जो 1 पाव भी नहीं काट सकते, अब कुछ काटती ही नहीं है चरखे को। अब तो यह है, मिल काटते हैं, वहाँ से कता कता धागा लाते हैं, उसी को हम ताना बनाते हैं, उसी का रोज से ही बुनते हैं, और कुछ नहीं। और जो ठीक है, तो जो पानीपत का जो माल आता है जी। वो प्योर ऊन होता है? उसमें कई किस्म आती हैं, कुछ तो मिक्स भी आता है जी, वो तो मशीन में तो ऐसा भी बन जाता है। प्योर भी मिल जाता है, प्योर महंगा मिलता है, मिक्स ज़रा सस्ता पड़ता है। दोनों किस्म का लाते हैं। प्योर भी ले आते हैं, उसका दाम नहीं मिल पाता। आजकल लोग बाग में कहते हैं अरे ये प्योर नहीं है, लेकिन वो हाथ का जो था ना, और ही चीज़ है। धीरे धीरे काम हुआ इसमें कि इसकी माल की डिमांड कम होती चली गई, कि इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं आई, वो नहीं, कोई बदलाव नहीं आया। तो इसलिए कोई एक चीज़ अगर खरीद लेता है, वो बार बार चाहता है कि इसमें कुछ नया मिले। अब नया उनको मिला नहीं, वो एक ही चीज़ उनको मिलती रही, तो वो थोड़ी क्या ना कम हो गई बिक्री। अब धीरे धीरे आज ये हो गया कि ना तो कि समझो हाँ कम से कम 400 आदमी बुनाई का काम करते हैं। अब 400 में तो आज यहाँ ऐसे रह गए, 100-150 रह गए बुनाई में लगे, बाकी ने सबने बंद कर दिया। क्यों बंद? तो इसलिए होगा कि माल के आगे इसकी मार्केटिंग कम हो गया, ऑटोमेटिक इसकी डिमांड नहीं रही है, माल अगर चुभने वाला हो गया तो क्या ना ये कंबल, इसकी ऊन खलखली होती थी भेड़ की। अब हर आदमी को मुलायम चाहिए। फिर क्या हुआ, भेड़ जंगल नहीं रहे चुगाने के लिए उनको। अब जब जंगल नहीं रहे तो फिर भेड़ ऑटोमेटिक कम होगी पालने के लिए। अब जब भेड़ ही नहीं रही तो ऊन ही कहाँ रहेगी। अब जब ऊन नहीं रही तो फिर डिमांड ही नहीं इस काम की। यहाँ पर जो इमली खेड़ा में जो बाजार था, ये बहुत बढ़िया बाजार लग रहा है फिलहाल भी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें लोग सब मील का माल बेच रहे हैं। मील का माल बेचना उनकी मजबूरी होगी, उनके पास पूंजी ही नहीं है, अपना माल बनाने के लिए पूंजी ही नहीं है। पूंजी होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अभी मील का माल बेचना पड़ रहा। पावर लूम वाला जो होता है, हाँ। वो वाला आपके हैंडलूम को कैसे कम कर दिया उसने? कम उसकी वजह से कुछ कमी आई? पावर लूम की वजह से भी कम आई, क्योंकि पावर लूम को लोग जो ना जल्दी से बन जाता है, उसमें खर्चा कम आता है, इसमें मेहनत ज़्यादा आती है, और इसलिए उस सभी इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि पावर लूम जो ना एक ऐसा मशीन है कि ये मान 1 मीटर बनाएगा तो वो 10 मीटर बना देगा, तो इसलिए उससे भी इसमें कमी है। पर क्वालिटी जो हैंडलूम की होगी और पावर लूम की होगी, उसमें बहुत बड़ा अंतर होगा। जो अच्छा समझदार ग्राहक होगा वो हैंडलूम की पहचान करके हैंडलूम के कपड़े को यूज करेगा और उसे कम यूज करेगा। उसे ये भी समझेगा कि इसमें मेहनत ज़्यादा लगी है, इसकी क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है। तो पावर लूम का एक कपड़े का एक धागा आप निकाल दो, किसी भी तरह से निकल जाएगा, वो सारा अपने आप निकल जाएगा। पावर लूम में ये हैंडलूम एक ऐसी चीज़ है, इसका एक धागा आप कहीं से भी निकाल दो, ये पूरा पीस खराब नहीं होगा, कहीं निकलेगा ही नहीं। अब पावर लूम में तो अपने आप निकलता चला जाएगा, अगर एक थोड़ा सा भी इतना सा भी टूट गया ना, सब निकलता चल जाएगा अपने आप। तो इसमें खासियत तो बहुत होती है। ठीक है। और शरीर के लिए इसका बना हुआ कपड़ा शरीर के लिए भी लाभदायक होता है। पावर लूम का कपड़ा शरीर के लिए इतना लाभदायक नहीं होता। कारण क्या है कि जब उसका धागा बनता है उसमें एक से एक केमिकल लगकर वो धागा तैयार होता है, और वो केमिकल जो होते हैं शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। और हैंडलूम पर जो कपड़ा बनता है उसमें कोई केमिकल का तो कोई चीज़ का तो मतलब ही नहीं है, ये तो सीधी सिंपल धागा बनता है और सीधे सिंपल वो बनाई होती है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा ये जो
ज़्यादातर लोगों के शरीर में एलर्जी का हिसाब हो रहा है ना, ये सब ये सिंथेटिक धागा बनाकर ये केमिकल लगा कर धागा तैयार हो रहा है और मशीनों द्वारा बन रहा है, उससे ये बीमारी हो रही है। अगर आप पूरा कपड़ा हैंडलूम का यूज करोगे पहनने से लेकर ओढ़ने तक, तो शरीर में एलर्जी का तो काम ही नहीं आएगा। और पानी और इलेक्ट्रिसिटी का भी बोलिए कि इसमें अच्छा, इसमें पानी की और बिजली की भी बचत है। इसके अलावा पानी का भी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है और बिजली का भी ज़्यादा खर्चा नहीं है और पावर लूम में ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसलिए अगर इसको बढ़ावा दिया जाए तो इसमें जो है ना कम खर्चे में ज़्यादा आमदनी हो सकती है। बिजनेस तो इस टाइम तो बहुत ही ना के बराबर चल रहा है। ये समझ लो कि अगर इस काम पे भरोसा रहे तो हमारा परिवार का पेट भी नहीं पड़ पाता है। और काम में थोड़ा ध्यान करना पड़ता है कि सर्दी नहीं रही, मान ली इसके काम की हमारा डिमांड नहीं रही, कोई डिजाइनिंग नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, इसलिए कहना है ये तो बिल्कुल ही बंद होने की कगार पे है इस टाइम। और सरकार का पता लगता है कि इतनी हमारा हैंडलूम पे इतनी कहने स्कीमें आ रही हैं, ना तो स्कीमों के बारे में यहाँ जानकारी है किसी को सही, और भी ना ये बुनकर कार्ड वगैरह की पदार्थें आ रही हैं, बस आ रही पता लगता है, कोई धरातल पर कुछ नहीं है। अब इसका फ्यूचर कैसा देखते हैं, मतलब कैसा लगता है कि आपको इसका? फ्यूचर में तो साहब इसमें बदलाव आना जरूरी है, नहीं तो बदलाव तो ऐसा है जी, ये फैशन में आना चाहिए कुछ, क्योंकि फैशन जो दिन पर दिन की बात करो, आज कुछ है कल कुछ है, ऐसा हो रहा है जी फैशन। मैं देख रहा हूँ यहाँ रोड पर बैठा हूँ ना, फैशन में इतना बदलाव आ गया पूछो मत। तो लोही के अलावा कुछ और बनाएंगे? बिल्कुल बनाने को तैयार हैं जी, रोजगार चाहिए बच्चों को, तो नौकरी तो है नहीं इनकी। अब मान लो इसका छोटे वाले का ही अगर कोई थोड़ा ज़मीन का चक्कर ना चले इधर उधर बैठ बिक्री का, तो ये क्या करेगा फिर? ज़मीन कहाँ रहेगी? ज़मीन तो सब ये बसापत में चली गई, ज़मीन तो नहीं। हमारे यहाँ तो इतनी ज़मीन पड़ी थी, बहुत ज़मीन पड़ी थी, इधर आपको दिखाता तो शेर वगैरह वाकई सही कह रहा है मैं आपको, हमारे घर के बाहर खड़े हो जाते आकर, इतना जंगल था। और ये अगर ऐसे ही रहा जैसे अभी है कि ये काम कम होता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? मैं भूखे मरना टाइम है जी, पेड़ तो भूखा मरा है आज। हमने तो यही धंधा करा है, यही बच्चे जानते हैं, और कुछ तो नहीं कर पाएंगे ज़्यादातर। लेकिन इसमें बदलाव अगर आता है कुछ, फैशन में ये बनता है, फैशन के मुताबिक, तो फिर तो चलता रहेगा हमारा धंधा। या इसके फैशन की मशीन आवा कोई, जैसे खड्डी है ना, पहले छोटे राज थे, फिर खड्डी आई, अब और ये और दूसरा भी वो राज चल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं आप, यहाँ लगा है तो है एक फ्रेम लूम। हाँ, तो ऐसे लगा कोई। एक बार ऐसा हुआ था, एक बारीक धागे की लोई बनवाई हमने कारीगर से अपने, तो वो लोई हमने सस्ती करके बेच दी उस टाइम, और जो 2-4 हमने मिलने वाले को दी ना, 600 में बेच दी, और वो लोग अब जो 2,500 हज़ार में खरीदने को तैयार। बताइए, प्योर की थी वो, धागा प्योर था वो, लेकिन 4-5 पीस से बढ़ती नहीं बना पावा था कारीगर। वो चीज़ अगर हो ना, तो आपके पहाड़ से डिमांड आई मेरे पास उसकी, पहाड़ में ही दी थी एक मिलने वाले को, वो बोलता था तो मुझे 100 पीस दे दो तुम, और 2,000 की लगा लो चाहे, बताओ कितनी, और हमने 600 में दी। आजकल पैसे की तो दिक्कत नहीं रही लोगों को, लेकिन चीज़ मांगता है सौदार फैशन वाली।
हम ये चाहते हैं कि इसका नाम हो, एक ब्रांड ऐसा बने उत्तराखंड का कि जिससे हर मतलब पूरे भारत में क्या विदेशों तक इसका नाम है कि उत्तराखंड की का ये आइटम। अब ब्रांड जिस दिन हो जाएगा उस दिन इसका बिक्री ऑटोमेटिक, जिस दिन इसको उत्तराखंड का कोई नाम मिल जाएगा ना उस दिन इसकी बिक्री ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और क्वालिटी तो ये अच्छी है, ये क्वालिटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है।